जिस तरह से हमने कल बात की थी कि एंट्रोपी जो है उसको हम स्टेटिस्टिकली ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं विद द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो और वो हमने एक रिलेशन इसके लिए डेवलप किया था, एंड दैट इज नोन एज द बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन, where S is the entropy, K is the Boltzmann's constant, and omega is the probability. We call it the thermodynamic probability. अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, और वो ये कि जो स्टेटिस्टिक में हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास वन होती है। ओके, सो दैट इज द चांस ऑफ अकरेंस। वो जो प्रोबेबिलिटी है वो चांस ऑफ अकरेंस है। तो जाहिर है किसी चीज की अकरेंस का जो मैक्सिमम चांस है, या तो उसको अगर परसेंटेज में कहे तो वो 100 है, और अगर आप उसको यूनिट में कहे तो वो 1 है। तो अगर कोई चांस नहीं है तो वो 0 है, और अगर मैक्सिमम चांस है, 100% चांस है, तो वो 1 है, और इसके दरमियान में भी है। यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, ये एक लार्जर नंबर है। ओके, कीप इन माइंड दिस इज अ लार्जर नंबर, क्योंकि दिस इज द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्टेट। और माइक्रोस्टेट क्या है? वो जो ऑल पॉसिबल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स है। तो जाहिर है अगर किसी स्टेट में हमारे पास दो पॉसिबल माइक्रोस्टेट है तो ओमेगा की वैल्यू 2 है। अगर किसी स्टेट में हमारे पास अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी 10 है तो ओमेगा की वैल्यू 10 है, और अगर किसी स्टेट में पॉसिबिलिटी 100 है तो 100 एंड सो ऑन। और कीप इन माइंड अभी जो हमने वो पिछले लेक्चर में हमने जो एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 8 मॉलिक्यूल है, और उसको हम एक बॉक्स है जिसके 2 हिस्से हैं, और उन 2 हिस्सों में हम उसको डिफरेंट अरेंजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रियल सिस्टम से बहुत बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि रियल सिस्टम में अगर आप 1 मोल अब गैस भी ले ले तो वहां पे 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो जाहिर है उस केस में अगर हम 1 मोल ऑफ गैस ले ले और उसकी डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्टेट ले ले, तो वहां पे जब हमारे पास 8 मॉलिक्यूल थे तो वहां पे जो एक स्टेट था वो कितना 70 था, पता नहीं कितना उसके पॉसिबल अरेंजमेंट आ रहे थे, जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट था। तो अब अगर पार्टिकल आपके पास जो है वो 10 to the power 23 हो जाएंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगाए कि आपके पास लाख की जो वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है, वो कितनी बड़ी हो सकती है। ओके, सो कल वो मैं जल्दी जल्दी वो आपके आखिर में वो कमेंट्स जो है वो पढ़ रहा था, तो किसी ने कहा कि ओमेगा की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो आप लोग आई डोंट नो, जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं और जब मैं पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे आपके कमेंट्स नजर नहीं आते, क्योंकि मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर पॉइंट का जो पूरा पेज है वो नजर आता है, तो आपके कमेंट्स मुझे नजर नहीं आते। तो अगर आप लोगों के जहन में इस तरह की कोई क्वेश्चन है तो आप माइक में बोल के करें। आप लिखते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। वो तो कल वैसे हमारी जनरल डिस्कशन शुरू हुई, तो जब मैं वो लैब के हवाले से बात कर रहा था तो मैं देख रहा था कि दरमियान में लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो फिर मैंने मैसेजेस पढ़ना शुरू की कि लोगों ने क्या कहा हुआ है, लेकिन वो आखिर में वो असद ने जो है वो सेशन खत्म कर दिया, तो वो मेरे सारे मैसेजेस जो है वो पढ़ नहीं सका। बहरहाल वहां से कम मुझे ये बात पता चली कि आप लोग आपस में मैसेजेस में बात करते हैं, तो आप मैसेजेस में बात ना करें, आप सीधा सीधा माइक में बोले, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन जो है वो कवर किया होता है। मुझे इस पावर पॉइंट की स्क्रीन के अलावा मुझे बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। ओके, सो अब हम रियल सिस्टम की तरफ जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल 2 मोल है तो आज का आपको 2 से मल्टीप्लाई करें एंड सो ऑन। सो अब हम एक रियल एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, और वो ये कि हमारे पास एक कप ऑफ टी है और उसमें हमने चम्मच हिला दिया है।
ओके। तो जब आप उसमें कोई चम्मच हिलाते हैं या उसमें कोई चीनी हाल करते हैं, वट एवर आपकी मर्जी, तो जो स्टीयरिंग करते हैं उसके बाद क्या होता है कि ये जो कप है इसमें जो छाई पड़ी है उसके मॉलिक्यूल जो है वो स्वेरलिंग मोशन जो है वो शुरू करता है। इस सारा जो है वो इस तरह सर्कुलर पार्ट में जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये, अब अगर एक दफा आप इसमें चम्मच हिला देते हैं, ये स्वेरलिंग स्टेट में आ जाता है और फिर इसको हम छोड़ देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो स्वेरलिंग है वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, और आखिर में वो स्वेरलिंग बहुत ही कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, एंड द कप कम टू रेस्ट। तो ये जो स्टेट है इसको हम स्वेरलिंग स्टेट कहेंगे, और जब ये स्वेरलिंग खत्म हो जाती है तो इसको हम रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इसमें हम एंट्रोपी, डिसऑर्डर और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी को जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो एंट्रोपी है, दिस इज अ वेरी वेरी जनरल कॉन्सेप्ट, और इसको आप जिंदगी की किसी भी एग्जाम्पल पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये इतना यूनिवर्सल है कि ये हर जगह पे जो है वो एप्लीकेबल है, हर जगह पे एप्लीकेबल है। कहीं पे जो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है इसकी वायलेशन जो है अभी तक नहीं देखी गई है। सो एंट्रोपी इज वैलिड एवरीवेयर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। सो एग्जाम्पल हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक कप ऑफ टी है, उसमें हम स्टीयरिंग करते हैं और जो टी है वो स्वेरल करना शुरू कर देते हैं, और आखिर में जो है वो स्वेरलिंग स्टॉप हो जाती है। तो व्हेन द टी swells, all molecules have velocities almost in the same direction, that is in the direction of swirling। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है, सारे मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होंगी, लेकिन सारे मॉलिक्यूल जो है ये एक ही डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें क्लॉकवाइज स्टीयरिंग की है तो सारे जो टी मॉलिक्यूल है तो वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अगर हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज स्टीयरिंग की है तो सारे मॉलिक्यूल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्वेरलिंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि दिस इज एन ऑर्डर स्टेट। ये जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ये ऑर्डर है कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दिस इज एन ऑर्डर स्टेट। अब जब ये मॉलिक्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सा ये स्टीयरिंग जो है वो स्वेरलिंग जो है वो कमजोर पड़ने लगती है, और जब ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है तो उस केस में सारे मॉलिक्यूल जो है उनकी रैंडम वेलोसिटी होती है। कोई अप जा रहा होता है, कोई डाउन जा रहा होता है, कोई राइट साइड पे जा रहा होता है, कोई लेफ्ट साइड पे जा रहा होता है, और सारा जो कम्प्लीटली एक रैंडम डायरेक्शन होती है molecular velocities की। So what we say that in the resting state, velocity of the molecule are randomly directed and hence contain many more microstate than the initial state। जब आपके पास सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में है, ओके, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट कम है। फॉर एग्जांपल सारे मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द माइक्रो स्टेट। लेकिन जब आप रेस्टिंग स्टेट में देखें तो सारे मॉलिक्यूल तो क्लॉकवाइज मूव नहीं करेंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो अप मूव करते होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो डाउन मूव करते होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट मूव करते होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल राइट मूव करते होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो फ्रंट में मूव करते होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो बैक में मूव करते होंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो इन बिटवीन। तो यू कैन से कि यहाँ पे अगर हम एक माइक्रोस्टेट जो है वो इसान करे एक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को या डायरेक्शन ऑफ मोशन को, तो यू सी कि हमारे पास जो है वो बेतहाशा माइक्रोस्टेट है। सो मीन ये जो रेस्टिंग स्टेट है इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्वेरलिंग स्टेट। स्वेरलिंग स्टेट में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कम है क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्शन जो है वो बस फिक्स है, और रेस्टिंग स्टेट में नंबर ऑफ वेलोसिटीज या नंबर ऑफ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा है।
तो यू कैन से कि वहां पे हमारे पास जो माइक्रो स्टेट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रेस्टिंग स्टेट है उसको हम मैनी डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द स्वेलिंग स्टेट, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो स्टेट है, या वहां पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, कि जिसको हम डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो असाइन कर सकते हैं फॉर द सेम माइक्रो स्टेट। सो व्हाट वी से कि there are many more ways that we could assign velocities to the molecules to produce a resting cup of tea than to produce a swirling cup of tea। तो स्विरलिंग कप जो स्टेट है, स्विरलिंग स्टेट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास बहुत कम वेज है वेलोसिटी असाइनिंग की। और अगर आपने रेस्टिंग स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपके आपके पास बहुत सारी वेज है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज हायर फॉर द रेस्टिंग स्टेट एज कंपेयर टू द स्विरलिंग स्टेट। So what we can say that probability in the resting state is higher than the swirling state, because हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस स्टेट। अब जब हम ये वाला इक्वेशन अप्लाई करते हैं एस इज इक्वल टू k log ओमेगा, तो इसका मतलब ये कि अगर ओमेगा मैक्सिमम है तो एस मैक्सिमम है, ओमेगा मिनिमम है तो एस मिनिमम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ओमेगा फॉर द रेस्टिंग केस या state is higher than omega of the swirling state, so entropy S for the resting state is also greater than the swirling state। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो swirling state है वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, जबकि हमारे पास जो रेस्टिंग स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, और ये हमें पता चलता है फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो अगर हम स्विरलिंग टी को उसके हाल पे छोड़ दे, ओके, तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या है, दैट विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। आपके पास कप है, उसमें आपने स्टीयरिंग की हुई है, चाय इसमें स्विरल कर रही है, और आप उसको ऐसे ही छोड़ दे कुछ वक्त के लिए, तो इसमें जो चेंज आ रहा है ऑफ कोर्स दैट इज अ स्पॉन्टेनियस चेंज। ओके, तो ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिस इज ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो अब हमें पता है कि एंट्रोपी इंक्रीज जो है वो रेस्टिंग स्टेट में ज्यादा है। ओके, तो एंट्रोपी रेस्टिंग स्टेट में ज्यादा है, तो जाहिर है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर आप लोग एक स्वेलिंग कप ऑफ टी को स्पॉन्टेनियसली अलाउ करे कि वो अपना इक्विलिब्रियम अटेन करे, तो जाहिर है उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है दैट इज अ रेस्टिंग स्टेट। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक रेस्टिंग स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, और स्वेलिंग स्टेट जो है वो एक यू कैन से नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। और किसी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हो तो वहां पे हमेशा एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है। तो हाउएवर इट नेवर चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन, कभी भी आप ऐसा नहीं देख सकेंगे कि आपने चाय का कप रखा हुआ है टेबल पे जो कि रेस्टिंग स्टेट में है, वहां पे इसकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम है, और खुद ब खुद से जो है वो चाय में वो स्विरलिंग स्टार्ट हो जाए। तो अगर ये कप ऑफ टी आप कयामत तक भी उसी कंडीशन में रखे, ओके, तो ये कभी भी स्विरलिंग स्टेट में खुद ब खुद नहीं जा सकती। जब हम स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए खुद ब खुद,
यहाँ पे हमने बात की लेफ्ट टू इटसेल्फ। तो जब हम एंट्रोपी इंक्रीज की बात करते हैं तो दैट इज ऑलवेज इन अ सिचुएशन व्हेन यू लिफ्ट द सिस्टम टू इटसेल्फ और इफ यू अलाउ इट टू चेंज स्पॉन्टेनियसली। तो वहां पे सिचुएशन ऐसी होगी कि जब भी आप किसी सिस्टम को अपने हाल पे छोड़ देंगे, उसको स्पॉन्टेनियसली चेंज करने देंगे, तो वो हमेशा हमेशा जो है वो लोअर एंट्रोपी स्टेट से हमेशा हायर एंट्रोपी स्टेट की तरफ जाएगा। दैट इज चाय जो है हमेशा स्विरलिंग स्टेट से रेस्टिंग स्टेट की तरफ जाएगी। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि रेस्टिंग स्टेट से खुद ब खुद चाय जो है वो स्विरलिंग स्टेट की तरफ आएगी, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट से स्विरलिंग स्टेट की तरफ आने के लिए यू हैव टू डू वर्क। और जब आप वर्क करते हैं किसी सिस्टम पे तो यू सप्लाई एनर्जी टू दैट सिस्टम। और अगर आप किसी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो स्टेबल स्टेट नहीं रहता, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहता, वो एक अनस्टेबल या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। तो जब भी आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो आप इक्विलिब्रियम से डिपार्चर करते हैं, और वो डिपार्चर ये है कि आपकी एंट्रोपी जो है वो कम होगी। तो जब भी आप इक्विलिब्रियम से डिपार्ट करते हैं तो एंट्रोपी कम होगी, और जब आप जाते हैं टुवर्ड इक्विलिब्रियम तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी इज फ्रॉम स्वेलिंग टू रेस्टिंग। ये स्वेरलिंग कप की नेचुरल टेंडेंसी है कि ये हमेशा जाएगा फ्रॉम स्वेरलिंग टू रेस्टिंग। A resting cup of tea will never ever start swirling by itself। और ये क्योंकि ये आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब रेस्टिंग कप खुद ब खुद स्वेलिंग स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती, ये हमेशा इंक्रीज होती है। अब जो एक और बात है वो जो रैंडमनेस की, तो ये तो उसकी बात हुई कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो जा रहा है और इसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी। तो एंट्रोपी को हम ऑर्डरनेस के साथ भी एसोसिएट करते हैं। So entropy is often associated with the order, with the disorder. And the second law of thermodynamics is sometimes stated that the disorder of an isolated system always increases. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा कि entropy is the measure of disorder। ओके, तो व्हाट डज इट मीन कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, अगर डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। तो एंट्रोपी एक्चुअली द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। तो अगर आप एंट्रोपी को डिसऑर्डरनेस के टर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा कि द डिसऑर्डर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। हमेशा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा तो उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्विरलिंग वाली स्टेट की बात करें तो स्विरलिंग स्टेट में आपके पास ऑर्डर है, सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये स्विरलिंग करता है तो सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब ये रेस्टिंग में है तो वहां पे तो रैंडम डायरेक्शन है, बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है। तो ये जो रेस्टिंग स्टेट है इसमें डिसऑर्डरनेस है, और ये जो स्विरलिंग स्टेट है इसमें ऑर्डरनेस है। अगेन जब आपने ऑर्डर क्रिएट करना होता है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, और जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो आप डिपार्ट कर जाते हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो डिसऑर्डरनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इक्विलिब्रियम state, and orderness is always associated with the non-equilibrium state। So अगर आपने एंट्रोपी को in terms of orderness और disorderliness जो है वो एक्सप्रेस करना है तो सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास जो बनता है that is the entropy of an isolated system always increases। अब हमारे पास जो स्वेलिंग कप ऑफ टी है इसका जो फाइनल स्टेट है
वो रे, रेस्टिंग स्टेट है, जिसमें आपके पास रेंडमली डायरेक्टेड वेलोसिटीज होती है। इसका मतलब है कि दैट इज अ मोर डिसऑर्डर स्टेट देन द इनिशियल स्टेट, क्योंकि स्वेरलिंग है। स्वेरलिंग स्टेट में आपके पास डायरेक्टेड मोशन होता है, और आपके पास वहां पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एक खास पैटर्न में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो दैट इज स्वेलिंग स्टेट है, दैट इज एन ऑर्डर स्टेट, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो स्वेलिंग स्टेट इज अ डिसऑर्डर स्टेट, एंड रेस्टिंग स्टेट इज in swelling state is in order state, and resting state is a disorder state. So the swelling state है that is initial state, और जो resting state है that is the final state. तो initial state से final state में जाने के लिए हमेशा जो है आप order state से disorder state की तरफ जा रहे होते हैं। अब जब आप, तो इसका मतलब है कि डिसऑर्डरनेस और एंट्रोपी जो है वो वन एंड द सेम थिंग है। आप इसको डिसऑर्डरनेस कहें या आप इसको एंट्रोपी कहें। इसी तरह आप एंट्रोपी को आप अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो जो हमारे पास रेस्टिंग स्टेट है, दिस इज आल्सो कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, in the swirling state, we can use the energy of the swirling molecule to run a tiny generator. For example, अगर कप में आपके पास जो चाय है वो स्विरलिंग कर रही है, अगर आपके पास एक बहुत ही माइक्रो साइज का कोई जनरेटर है, अगर आप वो उसके अंदर रख देते हैं, तो जाहिर है जब वो मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे तो वो उस जनरेटर को भी रोटेट करेगा, और आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और however, in the resting case, there is no such energy available to run the tiny generator. और जब एक दफा ये आ जाती है रेस्टिंग स्टेट में, तो इसमें एनर्जी नहीं रहती कि आप इसको, इससे वो छोटा सा जो जनरेटर है उसको आप रन कर सके। ओके, सो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास जो रेस्टिंग स्टेट है, दैट इज अ स्टेट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, दैट इज अ स्टेट ऑफ हाई डिसऑर्डरनेस, और दैट इज अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। तो एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस and unavailability of energy, these are one and the same thing. Okay, यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है, थर्मोडायनामिक है, दैट इज अ हीट इंजन। तो इस हीट इंजन को हम एक सिस्टम कह देते हैं कि जिसका एक पार्ट, जो रेड पार्ट है, दिस इज एट हाई टेम्परेचर, जो ब्लू पार्ट है दिस इज एट लो टेम्परेचर। और इसको जनरली हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं, HTR। इसको हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं, LTR। और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एनर्जी आती है, इस ये इंजन जो है उसको वो, उसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होता है, और कुछ पार्ट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ जो है उसको रिजेक्ट करता है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ओके, तो एक स्टेज आ जाता है कि आपके पास फर्दर एनर्जी नहीं होती कि आप उसको यूज कर सके फॉर द वर्क डन। फॉर एग्जांपल, इसको अगर आप गाड़ी की इंजन से देखें, तो जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है और पेट्रोल जलता है, तो वो आपको ये दो स्टेट जनरेट करके देता है। पेट्रोल के जलने से आपके पास दो स्टेट आते हैं, एक आपके पास हाई टेम्परेचर स्टेट होता है और दूसरा आपके पास लो टेम्परेचर। और जब तक पेट्रोल जलता रहेगा और ये हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करते रहेंगे, आपका इंजन काम करता रहेगा और गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर पेट्रोल जलना बंद हो जाए या गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, तो आफ्टर सम टाइम
ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। अब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो कोई एनर्जी फ्लो नहीं होगा, और जब कोई एनर्जी फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि देयर इज नो वर्क। नो वर्क इसका मतलब है देयर इज नो एनर्जी अवेलेबल फॉर द वर्क। सो ये आप देखें, ये आपका इनिशियल स्टेट है, एंड दिस इज अ हाईली ऑर्डर स्टेट। सारे के सारे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो इस पोर्शन में है, और सारे के सारे जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो इस पोर्शन में है। तो दिस इज एन ऑर्डर स्टेट। और जब ये ऑर्डर स्टेट है तो आपके पास एनर्जी भी अवेलेबल है फॉर दिस वर्क डब्ल्यू टू बी डन। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ओके, तो नेचुरल टेंडेंसी ये है कि ये हीट जो है वो इस हाई टेम्परेचर जोन से लोअर टेम्परेचर जोन की तरफ जाएगा, ये इस इंजन से पास करेगा और इसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो जाहिर है अगर आपके पास इंजन में पेट्रोल चलता है फॉर एग्जांपल, तो कंटिन्यूअसली जितनी एनर्जी यहाँ पे आती है उतनी एनर्जी आप इसको देते भी है ताकि ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है आप मेंटेन रख सके। लेकिन अगर पीछे से एनर्जी आ नहीं रही है और एक दफा आपने ये दो स्टेट्स क्रिएट किए, हाई टेम्परेचर जोन और लो टेम्परेचर जोन, तो ये एक ऑर्डर स्टेट है। और ऑर्डर स्टेट का मतलब है ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है एक स्टेबल स्टेट नहीं होता, इसकी हमेशा टेंडेंसी होती है टुवर्ड इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब जीरो ताप थर्मोडायनामिक अगर आप देखें तो ये इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि कौन से हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल कहाँ पे है और कौन से लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल का है। तो सारे हाई और लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मिक्स हो चुके होंगे। सो दैट विल बी अ हाईली डिसऑर्डर स्टेट। ओके, जब सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एक साइड पे हो, सारे लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल दूसरी साइड पे हो, तो ये ऑर्डर स्टेट है। लेकिन जब ये हाई एनर्जी वाला और ये वाला ये मिक्सअप हो जाए तो इसमें हम फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे तो इस दिस इज अ हाईली डिसऑर्डर स्टेट। और ये हाईली डिसऑर्डर स्टेट जो है वो आल्सो डिस्क्राइब द अनअवेलेबिलिटी एनर्जी स्टेट। और जाहिर है ये इनिशियल स्टेट इसका ये था, और इसको हमने स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व किया, तो ये दोनों टेम्परेचर जो है वो सेम हो गए, तो ये हाई एंट्रोपी स्टेट की तरफ चला गया। तो हाई एंट्रोपी स्टेट इज a highly random state or disorder state or a state of unavailability of energy. So, for example, initial state, all high energy molecule and HTR, high temperature reservoir, all low energy molecule at LTR, low temperature reservoir. So this is an order state, mean a state of lower entropy. And also, energy is available to perform the work W. तो इस केस में आपके पास energy available है to do some work. And after some time, when HTR and LTR come in thermal equilibrium due to the flow of heat from the HTR to LTR and due to work W, the final state, which is the equilibrium state, molecule with similar energies are there in HTR and LTR. So this is a disorder state or a state of maximum entropy. और ये जो state है इसमें there is no energy available for the work to be done. So what is the conclusion? That a state of maximum entropy is a state of disorderliness or unavailability of energy. That is why entropy is known as the measure of disorder or unavailability of energy. यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। अगर आप बैटरी को देखें तो जब बैटरी चार्ज होती है, ओके, तो सारे नेगेटिव आयंस जो है वो एनोड पे होते हैं, सारे पॉजिटिव आयंस जो है वो कैथोड पे होते हैं। और अगर आप एक साथ एक बल्ब कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनिशियल स्टेट में सारे पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयंस जो है वो कैथोड पे है, सारे नेगेटिव आयंस
या नेगेटिव चार्ज जो है वो एनोड पे है। सो दिस इज इन ऑर्डर स्टेट, यू सी, positive here, negative here. So this is an order state, mean a state of lower entropy. Also, energy is available to lighten the bulb. तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर है, सारे नेगेटिव चार्जेस इधर है, तो अब आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है ताकि आप इस बल्ब को लाइटन कर सके। लेकिन जाहिर है जब ये सिचुएशन चलता रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन की नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो यहाँ पे आ जाए। तो एक स्टेज आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पे एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। तो स्टेट जो है वो ऑर्डर स्टेट नहीं रहेगा, बल्कि डिसऑर्डर स्टेट होगा। Okay, so after some time, when cathode anode have the same number of positive and negative charges, the battery is said to be discharged. सर आप लोग ये मोबाइल में होती है बैटरी, तो जब आप पूरा दिन इसको यूज करते हैं तो एग्जैक्ट इसमें यही होता है कि जब आप यूज करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से जा रहे होते हैं कैथोड की तरफ, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो है वो रेंडमनेस की तरफ जा रहा होता है और ऑर्डरनेस जो है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे ऑर्डरनेस खत्म हो जाता है तो आपका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि अब बैटरी में कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है ताकि आपके मोबाइल को ऑन कर सके। So final state, all positive and negative charges are equally distributed on anode and cathode. इसका मतलब है फाइनल स्टेट इज अ डिसऑर्डर स्टेट और अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी, एंड इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो एनर्जी अवेलेबल इन द फाइनल स्टेट टू लाइटन द बल्ब। सो अगेन वही वाली बात कि हमारे पास जो है ये अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी और डिसऑर्डरनेस और एंट्रोपी जो है ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ये आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये कहता है कि सिस्टम जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। स्टेबिलिटी वही स्टेट है जिसमें एंट्रोपी मैक्सिमम होती हो। तो हर सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो लोअर एंट्रोपी स्टेट से हायर एंट्रोपी स्टेट की तरफ चला जाए। और ये बात मैं पहले भी आपको कर चुका हूँ और अभी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अगर स्टेट के अंदर किसी जगह पे एंट्रोपी कम होती है तो दूसरी जगह पे एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो और अगर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है तो फिर तो जितना डिक्रीज आया है उतना ही इंक्रीज आएगा और चेंज जो है वो जीरो है। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, जो कि नॉर्मली जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक आइडियल प्रोसेस है, जो रियल केस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। दैट इज व्हाई हम यही कहते हैं कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि जब भी हम कोई काम करेंगे तो वो एक रियल प्रोसेस होगा और किसी भी रियल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती बल्कि हमेशा जो है वो इंक्रीज होती है। तो अगर आप सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के एक पोर्शन में अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो दूसरे पोर्शन में एंट्रोपी ज्यादा होगी, और ये इंक्रीज हमेशा ग्रेटर अमाउंट में होगी एज कम्पेयर टू डिक्रीज। और अगर आप तो उसके बदले में सराउंडिंग ज्यादा मकदार में जो है वो बढ़ रही है। तो जब भी आप एंट्रोपी को कंपेयर कर ले, कोई भी प्रोसेस जो है वो आइसोलेट नहीं होता, वो हमेशा जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है। जब भी आप किसी चीज को आइसोलेट करेंगे तो वहां पे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। प्रोसेस दो चीजों के दरमियान इंटरेक्शन से आता है, और जाहिर है जब दो चीजों के दरमियान इंटरेक्शन होगा तो एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, और एक मतलब ये दो चीजें आपस में कनेक्टेड है। ओके, इवन आप ये देखें कि सूरज और हमारी जमीन के दरमियान कितना ज्यादा फासला है, ठीक है, लेकिन हम थ्रू हीट या थ्रू लाइट जो है सूरज के साथ कनेक्टेड है। तो अगर जमीन पे एंट्रोपी बढ़ती है तो वहां सूरज पे एंट्रोपी कम होती है, लेकिन जमीन पे जो एंट्रोपी बढ़ती है
का अमाउंट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो सन पे एंट्रोपी जो है वो कम होती है। शायद आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, उसका नाम है एंटेंगलमेंट थ्योरी। उसमें यह है कि हर यूनिवर्स में हर दो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, आप इसको यहाँ पे छेड़ देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे गैलेक्सी में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्टेड होगा, और यहाँ इसको आप छेड़ देते हैं तो उसका असर जो है एग्जैक्टली उधर होगा। और शायद आप लोगों ने एक और थ्योरी पढ़ी होगी कि इसमें हम कहते हैं कि सबसे लेकिन तो ये दिस कुड बी क्वांटम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन जो है वो कभी अप है और कभी डाउन है। तो उसकी स्पिन अप की जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी ही स्पिन डाउन की पॉसिबिलिटी है। अब आप यहाँ पे जमीन पे बैठे आ, उसका स्पिन मेजर कर रहे हैं, तो और कोई बंदा दूसरी गैलेक्सी पे है, वो भी इसका स्पिन मेजर कर रहा है। तो जिस टाइम आप उसका स्पिन फॉर एग्जांपल पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं, ओके, वो शायद वो उस टाइम उसका वो स्पिन नेगेटिव मेजर करेगा। और जैसे ये फ्लिप करेगा कि आप इसका स्पिन अगले मरहले में आप इसको नेगेटिव स्पिन या डाउन स्पिन मेजर करते हैं, एग्जैक्टली विद नो टाइम अदर गैलेक्सी में वही बंदा इसका अप स्पिन मेजर करेगा। तो यू सी हियर के इंफॉर्मेशन कितनी तेजी से, मतलब ऑलमोस्ट विद नो टाइम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है, दिस मूव विद अ वेरी वेरी हायर स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। और ये वजह है कि आप लोगों ने क्वांटम कंप्यूटर के नाम सुने होंगे, कि हमारे पास अभी नए कंप्यूटर जो बन रहे हैं वो क्वांटम कंप्यूटर है। और उसमें यही क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है वो का जो क्राइटेरिया है ये यूज किया जाता है, ताकि उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बहुत ज्यादा तेज किया जाए। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है उसके बाद तेज किया जाए। तो ये सारी बातें ये है कि हर चीज यूनिवर्स में हर चीज दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये हर चीज या हर सिस्टम दूसरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो अगर आप कहीं पे डिक्रीज इन एंट्रोपी मेजर कर रहे हैं, तो इसके कीमत पे किसी दूसरी जगह पे एंट्रोपी उससे ज्यादा मिकदार में बढ़ रही होती है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि एंट्रोपी नेवर डिक्रीजेस, और एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है आप डिसऑर्डरनेस भी हमेशा इंक्रीज कर रही है, और यू आर गोइंग टू अ स्टेट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। मुझे एक बात याद आ गई जो हमारे वक्त में एफईसी की बुक में थी, जब हम एंट्रोपी पढ़ते होते थे, तो वहां पे उन्होंने एक बात लिखी थी, हीट डेथ, कि ये जो हमारे पास सूरज से जो है वो हीट मुसलसल आ रहा है, तो एक स्टेज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सूरज से हीट इसलिए आ रहा है कि अगर सोलर सिस्टम हम देखें तो ये एक ऑर्डर स्टेट है। जमीन पे टेम्परेचर बहुत कम है और सूरज पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऑर्डर स्टेट है, इसी वजह से हमारे पास हीट आ रहा है सन से। और जब ये और ये बड़ा नेचुरली हो रहा है, हम इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे होते, बल्कि ये खुद ब खुद ये हो रहा है। तो इसी तरह आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का पता होगा कि जैसे टाइम गुजर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है या क्लाइमेट चेंजिंग जो है वो आ रही है। तो हो सकता है कि एक स्टेज ऐसा आ जाए कि सूरज का टेम्परेचर और जमीन का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो अब ये जो दो स्टेट है ये डिसऑर्डर स्टेट होंगे, और आपके पास कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है सन से कि वो आ जाए अर्थ की तरफ और इसको
टेक्निकल लैंग्वेज में दिस इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ हीट डेथ। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बस, और अगले स्लाइड पे मैं आप लोगों का जो क्विज और असाइनमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर इस आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी पॉइंट है तो वो डिस्कस कर ले, उसके बाद आपकी क्विज और असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा क्वेश्चन है सर जी कल जी के लिए। बिल्कुल। जी सर, कल जी। जो हमने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पढ़ी थी ना, उसमें मतलब कि नंबर ऑफ वेज उनकी अरेंजमेंट्स पढ़ी थी ना, तो सर उसके अंदर तो हम्म जो मतलब मॉलिक्यूल थे वो तो वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थे ना, सिमिलर मॉलिक्यूल थे, या हम्म एटम्स आप उनको कह लें, ठीक है। तो हम्म। सर अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हों, तो उसमें सर तो इसमें तो मतलब कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला सर वो चक्कर भी तो हो जाएगा ना। वो तो जाहिर है, वो जब हम एक पार्ट में बात कर रहे हैं, जब हम एक पार्ट में बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है उससे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में आते हैं, जाहिर है आप एक मॉलिक्यूल से को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लाने के लिए स्टेट चेंज हो रहा है। ओके, तो एक मॉलिक्यूल जब लेफ्ट साइड से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है या यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो दिस जनरेट अ न्यू स्टेट। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये आप एग्जैक्टली ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होगा कि यहाँ पे आपके पास सारे जो है वो नेगेटिव आयंस हैं, यहाँ पे सारा आपके पास पॉजिटिव आयन है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन विद द इलेक्ट्रोड जो है, अगर वो आपस में परमुटेशन कम्बिनेशन करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये यहाँ स्विच करता है और इसके मुकाबले में यहाँ स्विच करता है एक पार्टिकल, तो स्टेट चेंज हो जाता है। और इसी वजह से ये स्विचिंग ही है जब इससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि नई स्टेट में जाती है। अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसके बदले में एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक है, तो दूसरा स्टेट क्रिएट होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, फिर दूसरे, इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो विद इन द सेम पोर्शन, जिस तरह यहाँ पे एनोड और कैथोड है, विद इन द सेम पोर्शन अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं, नो इफेक्ट। लेकिन विद इन द टू पोर्शन, जब आप एक पोर्शन से दूसरी पोर्शन में स्विचिंग करते हैं तो उससे स्टेट चेंज हो जाता है और उसको। जी सर ये बात तो ठीक है सर, लेकिन सर कल वाले केस में हमारे पास जो एटम्स थे ना उनकी टाइप सेम थी, वो एक ही टाइप के थे। लेकिन अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कर लें, उस केस में क्या होगा सर? ये आगे हम जब स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे तो हम तीन डिफरेंट किस्म के स्टेटिस्टिक पढ़ेंगे। तो एक है बोस-आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक, उसमें हम इस तरह के आइडेंटिकल पार्टिकल लेते हैं। एक है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक, उसमें भी हम इस तरह के आइडेंटिकल पार्टिकल लेते हैं। तीसरा है मैक्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, उसमें फिर ये पार्टिकल सारे जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और उधर आप देखेंगे कि जब आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ स्टेट जो है वो कम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है, डिफरेंट पार्टिकल है, तो फिर आप, क्योंकि फिर उस केस में विद इन द सेम पोर्शन जब आप रीअरेंजमेंट कर लेते हैं तो वहां भी आपके पास जो है वो डिफरेंट स्टेट्स बनते हैं। ओके, तो ये आगे हम इंशाल्लाह 4 से 5 लेक्चर में आगे ये थर्मोडायनामिक वाला पोर्शन खत्म कर रहे हैं और हम जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो स्टार्ट है वो हम इन 3 स्टैटिस्टिक्स से लेंगे, जहां पे हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे फॉर द सिस्टम ऑफ बोसॉन, फॉर द सिस्टम ऑफ फर्मियन और फॉर द सिस्टम ऑफ क्लासिकल पार्टिकल। तो ये उधर आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, और कोई बंदा? वो हमारे टीचर हमें कहते होते थे कि जब लेक्चर के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन
करते नहीं है तो इसके दो ही एक्सट्रीम मतलब होते हैं कि या तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आया और या उनको 100% समझ आया। तो वो 100% समझ आने वाली बात तो खैर बेवकूफ़ी है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, और शायद दरमियान में ज़ाहिर है कोई भी चीज़ आप नया पढ़ लेते हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन जो है वो ज़रूर जनरेट होता है। और जब तक आपकी जहन में क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकती। जी। सर कल कल आपके जी बोले बोले। सर कल जो हमने सिस्टम कंसिडर किया था, या इस पे यहाँ पर जब हम सिस्टम कंसिडर करेंगे तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिहेवियर सेम होते हैं या डिफरेंट? व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर? सर इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका नहीं वो तो हमने देखिए यहाँ पे हमने रियल रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं। वहां पे हमने चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने जिस 8 पार्टिकल का एक सिस्टम लिया हुआ था। अब जाहिर है अगर आप ये सिस्टम ले लें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, तो यहाँ पे तो आयंस की अपनी 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 प्रॉपर्टीज है। अगर आप हीट इंजन वाले एग्जांपल ले तो वहां पे मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप बिहेवियर जो आप कहते हैं, और जब आप कप ऑफ टी का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे उसके अपना बिहेवियर है। लेकिन हम देखते हैं जो एंट्रोपी का मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप रैंडमनेस और ऑर्डरनेस और डिसऑर्डरनेस, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इसको हम उस टर्म में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। और जाहिर है जितना आपके पास रेंडमनेस ज्यादा होगा इतनी आपके पास ज्यादा स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 60 लोग होते हैं और हर किसी ने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो हर बंदे का जो वो है कपड़ों का कलर है, लेट्स सपोज दैट इज वन माइक्रो स्टेट। तो अगर क्लास में 60 स्टूडेंट है और 60 स्टूडेंट ने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 60 माइक्रो स्टेट्स है। लेकिन अगर क्लास में 60 स्टूडेंट हैं और हर किसी ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो आपके पास एक माइक्रोस्टेट है। अगर क्लास में 60 स्टूडेंट हैं उसमें लेट्स सपोज 40 स्टूडेंट्स ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं, 20 स्टूडेंट ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, तो अब आपके पास दो माइक्रोस्टेट्स हैं। अगर इसी तरह आप चेंज करते जाए और अगर आपके पास 60 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट ने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हैं तो 60 स्टेट्स है आपके पास। और जितना आपके पास नंबर ऑफ रेंडमनेस ज्यादा है, आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा है, तो उसको आप डिफरेंट वेज में जो है वो ज्यादा डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि सारे 60 के 60 स्टूडेंट जो है वो क्लास में आए और सब लोगों ने एक कलर के कपड़े पहने हों। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम है। लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत है कि 60 के 60 स्टूडेंट आए और ऑलमोस्ट हर एक ने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हो, क्योंकि वो ज्यादा नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी उसकी। हाँ, अगर आप जिस तरह कॉलेजेस में आपके यूनिफॉर्म होते हैं वहां पे आपको इम्पोज किया जाता है, जिस तरह कहते हैं कि अगर आपने ऑर्डर क्रिएट करना है तो यू हैव टू डू वर्क, आपने चीजों को इम्पोज करना। तो वहां पे स्कूल में आपको कहा जाता है कि या कॉलेज में आपको कहा जाता है कि सब ने इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आना है, तो वो ऑर्डर स्टेट है। और ऑर्डर स्टेट, और जैसे अगर आपको जैसी आजादी मिलती है यूनिवर्सिटी में आने की और वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है एक ही कलर का यूनिफॉर्म पहनने की, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी कलर के यूनिफॉर्म में जो है या कपड़ों में आ जाते हैं। ओके, तो ये बिहेवियर की बात है कि आप जो सिस्टम है वो उसको आप देख के फिर आप डिसाइड करते हैं कि वहां पे आप उसकी कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो बिहेवियर तो जा रहे डिफरेंट प्रॉपर्टीज में उसका डिफरेंट होगा।
सर जी, ये हम और कोई मतलब? इंट्रोपी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम इंट्रोपी को फाइंड नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, इस बात की समझ नहीं आती। अ, अ, नहीं, हम ये नहीं कहते कि हम इंट्रॉपी फाइंड नहीं कर सकते, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चेंज है। जाहिर है, आप चेंज जब मालूम करेंगे तो आपको इंडिविजुअल वैल्यूज का पता होना चाहिए। अगर आपके पास जो है 100 रुपए है और आपने 50 खर्च किए हैं, तो चेंज कितना है? 100 - 50। तो जब तक आपको वो इनिशियल आपकी जेब में जो 100 रुपए पड़े थे और खर्चे के बाद जब आपकी जेब में 50 पड़े, जब तक आपको इन दोनों की वैल्यूज का पता नहीं है, तो आप चेंज कैसे मालूम करेंगे? लेकिन चेंज इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जेब में 100 रुपए थे और अभी 50 है, तो इसका मतलब है आपने खर्च किया हुआ है। और अगर आपकी जेब में 100 रुपए थे और अभी 150 है, तो आपने 50 रुपए कहीं से कमाया है। तो असल जो चीज है वो चेंज है। चेंज कितना है एट द एंड ऑफ द डे? आपके पास चेंज जो आपके पॉकेट में जो मनी है उसमें चेंज कितना है? अगर चेंज जीरो है तो आपने ना खर्च किया है ना कमाया है, एंड बात खत्म। अगर उसमें चेंज पॉजिटिव है तो आपने पैसे कमाए हैं, अगर उसमें चेंज नेगेटिव है तो आपने पैसे खर्च किए हैं। ओके, तो चेंज जो है इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो इंडिविजुअल वैल्यू। मालूम तो चेंज के लिए आपको जरूरी है कि आप मालूम करें, लेकिन हम इंडिविजुअल वैल्यू की बात नहीं करते कि यहाँ पे एंट्रोपी कितनी है। हम कहते हैं एंट्रोपी कितना चेंज हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये इंपॉर्टेंट दोनों है। जी, एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी को हम कैसे फाइंड करेंगे, या कोई डिवाइस है या हम कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हैं? ज़ाहिर है। अब आप मालूम कर सकते हैं ये आप देखिए, ये वाला रिलेशन आप देखिए, ओमेगा आप मालूम कर सकते हैं। वो कल जो हमने वो कॉन्फ़िगरेशन मालूम की थी, 9 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन थे और हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ओमेगा मालूम किया था। खेल आग ओमेगा अप्लाई करें, एंट्रोपी मालूम हो गई। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए ओमेगा 1, तो S1। कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए ओमेगा 2 S2। तो S2 माइनस S1 कर ले तो आपके पास S1 भी मालूम हो गया, S2 भी मालूम हो गया और डेल्टा S भी मालूम हो गया। और अब अगर वो डेल्टा S जो है वो जीरो है तो इसका मतलब है नो चेंज। अगर वो डेल्टा S इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, और अगर डेल्टा S इंक्रीज डिक्रीज है तो ये इक्विलिब्रियम से डिपार्ट कर रहा है। और सर तो इंट्रोपी हम डिसऑर्डरनेस की बात करते हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डरनेस से क्या मुराद है सर? डिसऑर्डरनेस जो है ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये डिपेंड करता है, ये देखे यहाँ पे सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे है, सारे लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे है। दिस इज इन ऑर्डर स्टेट। ओके, या ये वाला आप देखें, अगर इस तरह से नहीं है तो डिसऑर्डरनेस है। ये वाला स्टेट आप देखें, सारे पॉजिटिव आयन इधर है, सारे नेगेटिव आयन है, दिस इज एन ऑर्डर स्टेट। ओके, और इस तरह आपकी क्लास में, मैं दोबारा एग्जांपल दूं, क्लास में आप लोग बैठे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपकी क्लास में होते हैं कि सारे फीमेल स्टूडेंट एक तरफ बैठे होते हैं, सारे मेल स्टूडेंट दूसरी तरफ बैठे होते हैं, दैट इज एन ऑर्डर स्टेट। लेकिन अगर ये कंपल्शन नहीं है कि कोई कहीं भी बैठ सकता है, सो दैट इज अ डिसऑर्डर स्टेट। या अगर ये कहा जाए कि जिसके व्हाइट कलर के कपड़े हैं वो एक साइड पे बैठ जाए, और जिसके दूसरी कलर के कपड़े हैं वो दूसरी साइड पे बैठ जाए, तो दिस इज ऑर्डर स्टेट। अगर ये कंपल्शन ना हो, व्हाइट कलर वाले कपड़ों वाले और कलर रंग कपड़ों वाले मिक्स बैठे हो, सो दैट इज एन ऑर्डर स्टेट। या दीवार पे आपकी जो ईंटें लगी होती है वो ऑर्डर स्टेट में है। ओके, सो और जो जहां से वो मिस्त्री जो है वो ईंटों के ढेर से एक एक ईंट उठा के दीवार पे जो है वो ऑर्डर में रखता है, तो दैट इज ऑर्डर से। और यही वजह है कि दीवार के भी गिर के ईंटों के ढेर में तो बदल सकता है, क्योंकि दीवार जो है वो ऑर्डर स्टेट है और जो ईंटों का ढेर है वो डिसऑर्डर स्टेट है। लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप कोई ट्रक ट्रॉली में ईंटें लेके आए और वहां पे किसी जमीन पे उसका ढेर डाले और आप उसको
50 60 70 साल 1000 साल पे क़यामत तक भी इंतजार कर ले तो उस ईंटों के ढेर से कभी भी दीवार नहीं बनेगा। तो ऑर्डिनेट डिसऑर्डिनेट जो है वो हर सिचुएशन में डिफरेंट है। एक चीज आप देखें कि जहां पे एनर्जी मिनिमम है दैट इज अ डिसऑर्डर स्टेट, और जहां पे एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे ऑर्डर स्टेट। क्योंकि डिसऑर्डर स्टेट से ऑर्डर स्टेट में जाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू इम्पोज some restriction, so you have to utilize energy and then you have to bring energy within the system ताकि आप ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ये वाला, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर आप अपने मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहां से वो फिर सारे चार्जिंग यही करता है कि वो रिवर्स कर देता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ आए होते हैं उसको रिवर्स करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। तो सारे, जब आपकी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है तो सारे नेगेटिव आयन यहाँ पे होते हैं और सारे पॉजिटिव आयन यहाँ पे होते हैं। तो जहां अगर आप चार्जर के साथ नहीं लगाएंगे बैटरी तो कभी भी ये स्टेट आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो एक जो सिग्नेचर है ऑर्डरनेस का और डिसऑर्डरनेस का वो ये कि किस स्टेट में आपने एनर्जी कंज्यूम की है, एनर्जी यूटिलाइज की है, तो वो ऑर्डर स्टेट है। और जिस स्टेट में आपने एनर्जी यूटिलाइज नहीं की है वो डिसऑर्डर स्टेट है। फॉर एग्जांपल आपकी टेबल पे जो है वो किताबों का ढेर पड़ा होता है, तो जब आप एनर्जी यूटिलाइज करेंगे सारी किताबें जो है वो अरेंज तरीके से रखेंगे तो वो ऑर्डर स्टेट है। अगर आप एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो किताब टेबल पे जो किताबों का जो अरेंज स्टेट में वो आहिस्ता आहिस्ता से है वो जो रैंडम स्टेट में बदल जाएगा। लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि आपके टेबल पे किताबें जो है वो रैंडमली पड़े हैं और कयामत तक आप इंतजार कर ले और वो किताबें जो है वो अरेंज स्टेट में आ जाए, ये चीज कयामत तक भी नहीं होगी। तो अगर ये कर सकेंगे तो आप एनर्जी यूज करके आप थोड़ा सा हिम्मत करके उठ के सारी किताबों को एक एक को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, साइड पे रखेंगे, तो तभी जब आप एनर्जी यूटिलाइज करेंगे तो आप ऑर्डर स्टेट की तरफ जाएंगे। जब आप एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप ऑर्डर स्टेट की तरफ नहीं जा सकते। तो जहां पे मिनिमम एनर्जी स्टेट है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट है, दैट इज अ डिसऑर्डर स्टेट। और जहां पे एनर्जी आपने सिस्टम के अंदर डाली है तो उस सिस्टम के अंदर जो आपने एनर्जी डाली है वो वर्क करेगा और सिस्टम को डिसऑर्डरनेस से ऑर्डरनेस की तरफ लेके जाएगा। और ये कहीं भी पॉसिबल है, आप बस देख ले, कहीं भी पॉसिबल है। जी बस यस सर। आप लोगों के मेरे आवाज जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर आपकी क्विज और असाइनमेंट की तरफ जाता हूँ। नहीं है, जाओ क्विज की तरफ। मतलब नया क्विज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वो तुम्हारा पहला वाला क्विज और असाइनमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि यस आप सर, लोगों ने जो ठीक है ठीक मुझे है। आप लोगों ने जो मुझे क्विज भिजवाए हैं और जो मैंने सारे चेक नहीं किए, ऐसी एक दो तीन पे मैंने नजर डाली है, तो मुझे हैरानी हुई कि ये लोग कर क्या रहे। कुछ लोगों ने मुझे असाइनमेंट चार 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 पांच पांच दो दो तीन तीन पेजेस के जो है वो असाइनमेंट भेजे हैं, और क्विजेस भी एक एक डेढ़ डेढ़ पेज से ऊपर। क्विज तो बस एक दो लाइन का होता है और असाइनमेंट मैक्सिमम एक पेज का होता है, आधे पेज का होता है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वो कर क्या रहे थे, तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको क्विज दिया था कि आप लोग चेंज इन एंट्रोपी मालूम करें फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, और ये हमने वो वैल्यू कैलकुलेट की थी। सो ये दो लाइन का क्विज है, उसमें आंसर है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी आई इज इक्वल टू टी एफ, तो टी आई इज इक्वल टू टी एफ, तो ये 1 हो जाएगा और log 1 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा एंड डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एन आर log वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। बस बात खत्म। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वी आई विल बी इक्वल टू वी एफ, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, सो देयर विल बी नो चेंज
in the volume. So initial volume will be equal to the final volume. तो ये इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम की आप बराबर पुट कर देते हैं तो VF और VI दोनों इक्वल है, तो 1 इसके रेशियो से आ जाएगा और log 1 हमेशा 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा एंड यू विल हैव दिस। तो ये मैंने उस वक्त आपको कोई 5 मिनट दिए थे, 5 से फिर 10 मिनट पे हो गए, और ये मैक्सिमम 15-20 सेकंड का क्विज है। बस TITF खत्म करे ये बन जाता है, VI VF इक्वल है खत्म करे ये बन जाता है, दैट्स ऑल। और फिर जब आप लोगों ने मुझे सेंड किए तो पता नहीं लोगों ने दोबारा से कैलकुलेशन किए, तो भाई दोबारा से कैलकुलेशन की क्या बात है, आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है, जस्ट ये कंडीशन पुट करे, ये कंडीशन पुट करे एंड गेट द रिजल्ट। सिमिलरली मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि ये रिलेशन आप डिराइव करें, और इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि आप एंथैल्पी यूज करें, और ये चीज आप लोगों ने अपने पहले सेमेस्टर में जो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक पढ़ते हैं या फोर्थ सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक पढ़ते हैं? सर थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैंने आप लोगों को कहा कि एंथैल्पी का रिलेशन यूज करें, तो एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, सो DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। DU फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यूज करें, TdS माइनस PdV, तो ये माइनस PdV प्लस PdV के साथ कैंसिल करें तो DH कम्स आउट टू बी TdS प्लस VdP। ओके इस तरह फिर यहाँ से, क्योंकि आपके पास जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1/n पार्शियल H बाय पार्शियल T, तो इसी से आप डेल्टा DH मालूम कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से आप DH मालूम करते हैं तो दैट इज NCP dt, TdS अपनी जगह पे, V आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, तो V इज इक्वल टू NRT डिवाइड बाय P, तो मैंने P यहाँ पे लगाया हुआ है। TdS तो इसको इधर लेके आए, T पे सबको डिवाइड करे तो DS इज इक्वल टू NCP dt बाई डी, और इसको इंटीग्रेट करे तो डेल्टा S बन जाएगा, ये log T बन जाएगा, तो log TF माइनस T डिवाइड बाई TI, और ये log P बन जाएगा, तो log PF डिवाइड बाई PI, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं, तो ये भी ज्यादा से ज्यादा आधे पेज पे और 10-12 मिनट का वो था, और इसके लिए मैंने आपको 24 घंटे दिए थे। उसके बाद भी बहुत सारे लोग मुझे 24 घंटों के बाद जो है वो असाइनमेंट सेंड करते रहते हैं कि सॉरी मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा वो प्रॉब्लम था, और जब मैं देखता हूँ तो 4-4 5-5 पेजेस जो है लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजे है, और फिर उस पर एग्जैक्टली वही चीज उसके पार्ट 2 में वही चीज रिपीटेड है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है, तो TITF इक्वल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस NR log PF डिवाइड बाय PI, और आइसो बारिक प्रोसेस के लिए PI इज इक्वल टू PF, ये खत्म हो जाएगा तो वो रह जाएगा। तो ये सारा असाइनमेंट है, ये 5-10 मिनट का है, और आधे पेज पे जो है वो आराम से हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जब मैं आपको क्विज दूं और जब मैं आपको असाइनमेंट दूं तो आप लोगों ने फिर इसको अंडरस्टैंड करना है, और क्विज का मतलब ये होता है कि एक आध मिनट में जो है वो हो जाए, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली 5 मिनट दे देते हैं क्विज के लिए, सही है? तो जी सर। इतने अगली दफा क्विज और असाइनमेंट में इतने लंबी चौड़ी क्योंकि ये चीजें तो हमने पहले सीखी हुई थी। अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने डायरेक्ट ये लिखा है, क्योंकि वो ये वाला इक्वेशन जब हम डिराइव कर रहे थे तो ये सब कुछ हम वहां पे कर चुके हैं, बल्कि मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ से शुरू करता, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से शुरू किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP, सही है? यस सर। ओके तो इंशाल्लाह अगली हमारी जो क्लास है वो हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे यूजिंग द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सो दैट इज कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वहां से हम मशहूर इक्वेशन है 3, इसको हम TdS इक्वेशन कहते हैं। तो फर्स्ट TdS इक्वेशन, सेकंड TdS इक्वेशन, थर्ड TdS इक्वेशन, इसको हम यूज करेंगे, बहुत सारे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम मालूम करते हैं।
आई होप कि आप लोगों ने जो थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक पढ़ा है वहां पे आप लोगों ने TDS इक्वेशन डायरेक्ट लिखे होंगे, और मैक्सवेल रिलेशन भी आप यस लोगों सर। ने डायरेक्ट लिखे होंगे। यहाँ पे वो सब कुछ हम डिराइव करेंगे, सही है? यस सर। पता है आप लोगों को TDS इक्वेशन का और मैक्सवेल रिलेशन का? सर नहीं पता है मैक्सवेल रिलेशन का सर, हमने डिराइव नहीं किए थे सर। और सर और क्लास में कराए थे सर? TDS वाले इक्वेशन सिर्फ पढ़े पढ़े थे, प्रूफ नहीं किए थे। एक बंदा बोले तो, हाँ एक बंदा बोले, किस किस का सर ये माइक ऑन है? TDS वाले इक्वेशन जो थे ना, ये सिर्फ हमने बस वर्बली पढ़े थे, प्रूफ नहीं किए थे, और मैक्सवेल इक्वेशन तो हाँ नहीं पढ़ चुके। तो ठीक है ना, अभी हम प्रूव करेंगे, सही है? मैक्सवेल, मैं आप लोगों को इसलिए ये सारा पूछता हूँ कि 3-4 साल तक मैंने ये थर्ड सेमेस्टर में, बल्कि उस वक्त ये फोर्थ सेमेस्टर में ये होता था, तो मैंने 3-4 साल ये पहला पोर्शन जो आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, ये मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये TDS इक्वेशन और मैक्सवेल रिलेशन वहां पे हम डायरेक्ट लेते थे। यहाँ पे आज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे।